नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर आप सभी का फ्रिक्शन कैरियर इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत। आप सबके बीच में सुभाष बाबू। हम बात कर रहे थे एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक में हमने दो तरीके से पढ़ेंगे, एक भौतिक गुण, एक होगा रासायनिक गुण। भौतिक गुण अपने कंप्लीट हो चुके हैं, जो मैंने आपको करवाए थे। सारे भौतिक गुण, आयनन ऊर्जा, ऑक्सीकरण अवस्था, मेटेलिक प्रॉपर्टीज, घनत्व, चालकता, ज्वाला फ्रिक्शन, ये सब भौतिक गुण में आते हैं। आज हम बात करेंगे रासायनिक गुणधर्म के बारे में। रासायनिक गुणधर्म बोले तो इसमें हम कुछ चीजें जैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन, वायु से रिएक्शन, नाइट्रोजन से रिएक्शन, इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है एस ब्लॉक की रासायनिक गुणधर्म। एस ब्लॉक के रासायनिक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वही जिस प्रकार से इनमें भौतिक प्रॉपर्टी में एक साथ लिख के दी थी आपको, इसी प्रकार सेम की सेम मैं आपको ये लिख के दूंगा भी अपन कौन कौन सी रिएक्शन के बारे में बात करेंगे जो अपनी एनसीईआरटी में दी हुई है। तो देखो भाई, इसको सबसे पहले अपन व्यवस्थित तरीके से लिखते हैं। यहां लिखते हैं एस ब्लॉक की रासायनिक, एस ब्लॉक के रासायनिक गुण, एस ब्लॉक के रासायनिक गुण। ठीक है, अब सबसे पहले हम गुण देखेंगे कि एस ब्लॉक क्रियाशील है या नहीं है। क्रियाशीलता के बारे में देखेंगे। क्रियाशीलता देखने के बाद हम वायु से रिएक्शन करवाएंगे, वायु से अभिक्रिया करवाएंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाएंगे, फिर नाइट्रोजन से अभिक्रिया करवाएंगे, फिर H2 से अभिक्रिया करवाएंगे, हैलोजन से अभिक्रिया करवाएंगे और H2O से अभिक्रिया करवाएंगे और लास्ट में अपना 8वां द्रव अमोनिया में विलीयता देखेंगे। ये हम दोनों एस ब्लॉक के दोनों जो ग्रुप अपने फर्स्ट ए और सेकंड ए, क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु, इन दोनों में चेक करेंगे, क्रियाशीलता चेक करेंगे। वायु से विक्रिया करने के बाद में क्या होता है, O2 से विक्रिया करने के बाद में क्या होता है, नाइट्रोजन से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, H2 से विक्रिया करके क्या बनाते हैं, X2, H2O, द्रव अमोनिया। इन सब के बारे में एक एक करके बात करेंगे, तब जाके अपना ये चैप्टर कंप्लीट होगा। ये अपना होने के बाद में ऑलमोस्ट अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जो इनके जो एस ब्लॉक के जो कंपाउंड दिए हुए कुछ, वो कंपाउंड अपने सिलेबस में नहीं है, मेरे हिसाब से उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो भाई देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रियाशीलता। एक नंबर पे अपना टॉपिक रहेगा क्रियाशीलता। अब आप मेरे को खुद ही बताओ, मेटल होती है, मेटल क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉन आसानी से देती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग करते हैं उसी उसी को अपनी क्रियाशीलता बोलते हैं। भाई ये आसानी से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, यानी तुरंत रिएक्शन कर लेगा। कोई भी ऐसे कंपाउंड के साथ में जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो मेटल उसके साथ तुरंत रिएक्शन कर लेगी, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे देगी। ठीक है, तो यानी इसकी क्रियाशीलता बहुत ज्यादा होती है। चाहे आप एस ब्लॉक की दोनों मेटल, दोनों ब्लॉक की मेटल यानी क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु, इन दोनों की क्रियाशीलता बहुत अधिक होती है। ठीक है, तो लिख सकते हो आप। दूसरी बात, जैसे जैसे धात्विक गुण बढ़ेंगे वैसे वैसे क्रियाशीलता बढ़ती है, तो ये लिख सकते हो आप। एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की धातुएं धातुएं अधिक क्रियाशील होती है, अधिक क्रियाशील होती है। अब क्या होता है, अधिक क्रियाशील होने की वजह से ये क्या करते हैं, तुरंत किसी के साथ में रिएक्शन कर लेती है। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं मिलती। मुक्त अवस्था बोले तो जैसे लिथियम, लिथियम की फॉर्म में नहीं मिलता। नहीं तो क्या होगा, लिथियम तुरंत Li+ बना देगा। तो अतः अतः प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते, मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। फिर आप ये लिख सकते हो, क्रियाशीलता इज प्रोपोर्शनल टू धात्विक गुण।
धात्विक गुण। अर्थात अर्थात वर्ग में नीचे जाने पर, वर्ग में नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, क्रियाशीलता बढ़ती है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस वर्ग में नीचे जाने पर क्रियाशीलता बढ़ती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। वर्ग में यदि आप नीचे जाओगे, जैसे फर्स्ट ए और सेकंड ए में क्रियाशीलता का ऑर्डर आपको लिख ही देते हैं, में क्रियाशीलता क्रम। इसी प्रकार इसमें भी क्रियाशीलता क्रम, दोनों नीचे जाने पे बढ़ता जाएगा। तो ली ना की रब से, ली ना की रब से। इसी प्रकार बेटा मांगे कार स्कूटर बार। ठीक है, तो ये हो गया क्रियाशीलता, एक नंबर अपना कंप्लीट हो चुका। दूसरा हो गया वायु से रिएक्शन, दो नंबर है वायु से रिएक्शन, वायु से अभिक्रिया। वायु से अभिक्रिया, देखो भाई, एस ब्लॉक की मेटलें वायु से रिएक्शन करती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों करेंगी? क्योंकि एस ब्लॉक की जो भी मेटल है वो क्रियाशील बहुत अधिक है। क्रियाशील होने का मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकती है। तो ये तुरंत क्या होगा, किसी भी है, चाहे ऑक्सीजन आ जाए, चाहे आपको नाइट्रोजन आ जाए, कोई भी आ जाए, वो तुरंत उसके साथ में रिएक्शन करेगी। तो इसलिए अपने बोलते हैं कि एस ब्लॉक की मेटल अधिक क्रियाशील होने के कारण किसी के साथ में भी रिएक्शन कर सकती है। उसी प्रकार ये क्या होगी, तुरंत वायु के साथ में रिएक्शन करेगी। तो एस ब्लॉक की मेटल वायु के साथ में रिएक्शन करती है। एस ब्लॉक में भी दो तरीके की होगी, क्षार धातु मेटल और क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो क्षार धातु क्या करती है, एस ब्लॉक यानी क्षार धातु, क्षार धातु बोले तो फर्स्ट ए वाली क्या करेगी, वायु के साथ में रिएक्शन करके, और एक अपने ऊपर जैसे वायु है ना, वायु के साथ में रिएक्शन करेगी तो हाइड्रोक्साइड बनाएगी और ऑक्साइड बनाएगी। उसके वायु के क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड, जैसे Li2O LiOH ऐसे बनाएगी, यानी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनाएगी, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद में ये जैसे ठंडे पड़े रहे, जैसे अपने वायु में छोड़ेंगे, सेव को आप वायु में छोड़ते हो, आपने देखा होगा कि सेव पे एक ब्लैक कलर की पट्टी आ जाती है, उसी प्रकार इनमें आ जाती है। तो इनका जो कलर होता है ना, वो मलिन हो जाता है, मलिन कलर होता है। आप इनको छोड़ोगे कुछ टाइम तक तो इनका कलर होगा वो मलिन हो जाएगा, ब्लैकनेस आ जाएगी उसके ऊपर। क्यों आ जाएगी, क्योंकि ये ऑक्साइड बना लेंगे, वायु के साथ में ये ऑक्साइड बनाएंगे, जिसकी वजह से इनका जो कलर होता है वो मलिन हो जाएगा। ये होगा क्षार धातु का। तो क्षार धातु में आप ये बोलोगे ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से ये मलिन पड़ जाते हैं वायु की उपस्थिति में। तो इसकी वजह से इनको स्टोर करके रखना हो, यदि आपको ऐसा लगेगा आप इस हमारे को स्टोर करके रखना है, तो इनको स्टोर करते हैं हम केरोसिन में। इसमें करते हैं भाई, केरोसिन बोल दो या फिर पैराफिन मोम में बोल दो, पैराफिन मोम, इनमें आप इसको स्टोर करके रखते हो। लिखो भाई इसको, लिखो, क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में क्षार धातुएं वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में क्षार धातुओं में, ऐसे लिखे धातुओं, धातुओं में, क्षार धातुओं में वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, चलो परत बन जाती है, परत बन जाती है, जिस कारण ये मलिन पड़ जाती है, जिस कारण ये मलिन पड़ जाती है, जिस कारण ये मलिन पड़ जाती है। ठीक है, क्षार धातु में वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है, जिस कारण ये मलिन पड़ जाती है। अतः अतः इनको
इनको केरोसिन, केरोसिन को अपन मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, मिट्टी का तेल, तेल या पैराफिन मोम, पैराफिन मोम में रखा जाता है, में रखा जाता है। देखो भाई, क्षार धातु वायु की उपस्थिति में क्या बनाएगी, हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड की परत बना लेती है, जिसकी वजह से ये क्या पड़ जाती है, मलिन पड़ जाती है। इसकी वजह से इसको क्या करते हैं, केरोसिन या पैराफिन मोम में स्टोर किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है। और तो क्षार धातु नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन लिथियम क्या करेगा, लिथियम नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइट बना देता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से लिथियम, वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से लिथियम विक्रिया करके नाइट्राइट बनाता है, नाइट्राइट Li3N बना देता है, बना देता है। वायु में उपस्थित नाइट्रोजन, ये आप अंडरलाइन कर सकते हो, नाइट्रोजन से कौन करेगा, लिथियम रिएक्शन करके क्या बनाएगा, Li3N, यानी नाइट्रोजन लिथियम से रिएक्शन करेगा और Li3N बना देगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। सिर्फ अपने क्षार धातु में कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाएगा और कोई नहीं बनाएगा। कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाएगा। मैं आगे लिखूंगा आपको। अब बात करेंगे क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातु में। तो क्षारीय मृदा धातु में वो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम वाली लाइन, तो उसमें क्या होता है, सिर्फ बेरिलियम को छोड़ के, बीई, बेरिलियम को छोड़कर बाकी सभी मृदा धातु क्या होती है, वायु में मलिन हो जाती है। ये लिख सकते हो आप, बीई के अलावा, बीई के अलावा अन्य सभी, बीई के अलावा अन्य सभी क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं वायु में मलिन हो जाती है, वायु में मलिन हो जाती है। तो देखो भाई, वायु वाले मेरे हिसाब से आपका कंप्लीट हो गया। वायु में क्या क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है ये वाली, कि वायु, वायु की उपस्थिति में ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनकी वजह से मलिन पड़ जाते हैं, अतः इनको केरोसिन या फिर पैराफिन मोम में रखा जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसी प्रकार बेरिलियम के अलावा ये भी क्षारीय मृदा धातु क्या करती है, मलिन पड़ जाती है, इनको भी पैराफिन में या केरोसिन में रखा जाता है। आगे देखो भाई, 3 नंबर, ऑक्सीजन से रिएक्शन। 3 नंबर हो गया अपना ऑक्सीजन से रिएक्शन, O2 से विक्रिया, O2 से विक्रिया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से आप इंपॉर्टेंट लगा सकते हो। यदि कोई क्वेश्चन बनेगा तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देखो भाई, आप पूरी रो को लिखो, एलिना की रब से फरियाद। अब देखो, लिथियम है ना, पहला आइटम, लिथियम क्या बनाएगा, आपको ऐसे एडजेक्टिव याद रखना है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम क्या बनाता है, लिथियम ऑक्साइड बनाता है। और ये जो सोडियम होता है, ये पर ऑक्साइड बनाता है। ये क्या बनाता है, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ये क्या बनाता है, ऑक्साइड। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। देखो भाई, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है, और ये पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड का मतलब होता है Li2O। इसका आपको फॉर्मूला पूछ सकते हैं, Li2O। ये क्या है, ये सर ऑक्साइड है। Na2O2, ये क्या है सर, ये प्रोक्साइड है। और ये तीनों मिलके क्या बनाएगा, जैसे KO2, KO2, ये क्या है सर, ये सुपर ऑक्साइड है। KO2 आ गया, RbO2 आ गया, CSO2 आ गया, ये क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, लिथियम वायु के साथ में, लिथियम O2 के साथ में, सोडियम O2 के साथ में, और रुबिडियम और सीजियम और कैल्शियम पोटेशियम O2 के साथ में सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ये 3 चीज आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। लिथियम
सर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम पेरोक्साइड बनाएगा, पोटेशियम रुबिडियम ये सुपर ऑक्साइड बनाएगा। ये एज इट इज आपके दिमाग में रहना चाहिए, ये एज इट इज आपके दिमाग में छपना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिथियम O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाता है भाई, लिथियम ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड, या मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं है, ये Li2O बनाता है। देखो भाई ये रहा Li2O बनाता है। इसी प्रकार NaO2 से विक्रिया करके सोडियम O2 से विक्रिया करके क्या बनाता है भाई, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड। सोडियम पेरोक्साइड बोले तो Na2O2 बनाता है, ठीक है। और फिर पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम O2 से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड यानी KO2 RbO2 और CSO2 बनाते हैं। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया कि लिथियम क्या करता है, सोडियम का क्या काम है, और पोटेशियम और रुबिडियम इनका क्या काम है। अब देखो एक चीज आपको यहां से पूछ सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड है, यहां से एक सेकंड, ऑक्साइड, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट और इनमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पूछ सकता है भाई, ये आपको ध्यान में रहनी चाहिए, ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है। देखो लिथियम जो ऑक्साइड बनाता है, लिथियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहती है, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहती है, और इसमें -1/2 रहती है। जो सुपर ऑक्साइड होते हैं इनमें -1 रहती है, -1/2 रहती है, पेरोक्साइड में -1 रहती है, जबकि ऑक्साइड होता है ना उसमें -2 रहती है। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लगाओ भाई, इनकी कई बार स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है, कई बार एग्जाम में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा हुआ है। तो देखो भाई, स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का सॉरी स्थायित्व का क्रम, स्थायित्व का क्रम, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट लगा लो। स्थायित्व का क्रम क्या क्या रहेगा सर, सबसे ज्यादा सामान्य ऑक्साइड होता है ना, सामान्य ऑक्साइड ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सर पर ऑक्साइड स्टेबल होता है, उसके बाद पर ऑक्साइड, और फिर लास्ट में क्या होता है सर, सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड। स्थायित्व का क्रम में सामान्य ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर पेरोक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड। मेरे हिसाब से आपकी बातें समझ में आ गई। यहां से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ये क्वेश्चन बनेंगे, लिथियम ऑक्साइड बनाते हैं, सोडियम पेरोक्साइड बनाते हैं, और बाकी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्साइड, फिर पेरोक्साइड, फिर सुपर ऑक्साइड। अच्छा ऑक्साइड में बोले तो सर O2 माइनस, ऑक्साइड बोले तो O2 माइनस, सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 2 माइनस, और पेरोक्साइड बोले तो O2 माइनस। पेरोक्साइड बोले तो O2 2 माइनस, सुपर ऑक्साइड बोले तो O2 माइनस। ठीक है, ये हो गया अपना क्षार धातुओं का। अब बात करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं का। अब आके देखो क्षारीय मृदा धातु है, यहाँ पे लिख सकते हो आप क्षारीय मृदा धातु। देखो भाई क्षारीय मृदा धातु नॉर्मल रिएक्शन करेंगे, क्षारीय मृदा धातु ऑक्सीजन के साथ में नॉर्मल रिएक्शन करेगी, जैसे बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके BeO बनाते हैं, इसी प्रकार MgBeO बनाएंगे, CaO बनाएंगे, स्ट्रोंशियम SRO बनाएंगे, बेरिलियम BaO बनाएंगे, बेरियम। तो यानी कुल मिला के MO टाइप के प्रोडक्ट बनेगा, मेटल और ऑक्साइड आपस में जुड़ के MO बना देंगे। तो इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप लिख सकते हो क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं O2 से अभिक्रिया करके, O2 से अभिक्रिया करके करके MO की तरह सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, सामान्य ऑक्साइड बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। सामान्य ऑक्साइड बोले तो जैसे
BeO, MgO, SrO, BaO, इस टाइप का CaO कैल्शियम ऑक्साइड भी आ जाएगा बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के बात है, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाते हैं, इनमें आपको इतने कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए नीचे जाने पे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। जैसे आपको ये BeO, MgO, CaO, SrO, BaO, आपको ये पूछ लिया जाए कि नीचे जाने पे क्या होगा, सर नीचे जाने पे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है। तो देखो BeO इंपॉर्टेंट है भाई, BeO ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। ये क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। MgO, MgO क्या होता है भाई, दुर्बल क्षारीय होता है, ये दुर्बल क्षारीय होता है। और ये नीचे जाओगे आप तो प्रबल क्षारीय होगा, ये क्या होंगे, प्रबल क्षारीय। नीचे जाने पे क्षारीय गुण बढ़ते हैं, नीचे जाने पे क्षारीय गुण बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई। ऊपर वाला उभयधर्मी ऑक्साइड MgO दुर्बल क्षारीय, नीचे जाने पे आपको क्या करेगा, क्षारीय गुण बढ़ाते जाओगे, तो सबसे ज्यादा क्षारीय कौन होगा, BaO हो जाएगा। ठीक है। कई बार पूछा हुआ उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए बेरिलियम वाला उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। ठीक है। तो ये बात होगी अपना ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन। अब आगे बात करेंगे हम नाइट्रोजन से अभिक्रिया। 4 नंबर पे अपना टॉपिक है नाइट्रोजन से अभिक्रिया। नाइट्रोजन से अभिक्रिया, नाइट्रोजन से अभिक्रिया, N2 से अभिक्रिया। देखो N2 से अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ क्षारीय मृदा, सॉरी क्षारीय धातु में सिर्फ और सिर्फ लिथियम करता है। लिथियम क्या करेगा, N2 से अभिक्रिया करेगा। जबकि क्षारीय मृदा धातु में सारे सारी जो अपने मेटल है वो सारे नाइट्रोजन से अभिक्रिया करती है। तो क्षार धातु में केवल लिथियम, क्षारीय मृदा धातु में सारे सारे जो मेटल है वो N2 से अभिक्रिया करती है। तो आप लिख सकते हो क्षार धातु में, क्षार धातुओं में केवल केवल लिथियम ही, केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से, केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके, क्षार धातु में केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है। लिथियम नाइट्राइड क्या होता है भाई, सर Li3n बनाता है, Li3n बनाता है। ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो लिथियम नाइट्राइड बनाएगा, केवल लिथियम बनाएगा। आगे पूछ सकता है लीना की रब से, ये N2 के साथ में कोई अभिक्रिया नहीं करते, कोई अभिक्रिया नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा क्षारीय मृदा धातु में, यहां लिख सकते हो क्षारीय मृदा धातु में, देखो क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातुएं, धातुओं के सारे के सभी तत्व, क्षारीय मृदा धातुओं के सभी तत्व नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके, नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, नाइट्राइड बनाते हैं। देखो भाई बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, ये सारे सारे क्या करेंगे, नाइट्रोजन से रिएक्शन करेंगे। ऐसे आप लिख सकते हो, इनको सबको एक साथ लिख सकते हो ऐसे। ये N2 से रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, सर N2 से रिएक्शन करके बना लेंगे Be3N2, Mg3N2, Ca3N2, Sr3N2 और Ba3N2, यानी सारे सारे क्या करेंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। क्षार धातु में सिर्फ और सिर्फ लिथियम बनाता है, क्षारीय मृदा धातु में सभी तत्व क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई, नाइट्राइड बनाते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है भाई, लिथियम नाइट्राइड बनाते हैं और इधर ये सारे सारे नाइट्राइड बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ यहाँ से, और हो सकता है इस बार भी आ जाए कि क्षारीय मृदा धातु है, यानी क्षार धातु में
नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करके कौन नाइट्राइड देता है, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम नाइट्राइड देता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद में 5 नंबर पे रिएक्शन आएगी, वो आएगी अपने हाइड्रोजन से अभिक्रिया। तो 5 नंबर पे लिखो आप हाइड्रोजन से अभिक्रिया। 5 नंबर पे लिखो आप H2 से अभिक्रिया, H2 से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया? H2 से अभिक्रिया, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। हाइड्रोजन से अभिक्रिया का क्या मीनिंग है भाई? तो ये जैसे क्षार धातु सर, सारी सारी क्षार धातु यानी फर्स्ट ए ग्रुप वाली मेटल H2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा? मेटल हाइड्राइड MH बना देता है। एक मिनट भाई, क्या बना देता है? MH बना देता है। इसी प्रकार जो क्षारीय मृदा धातु है उसमें बेरिलियम एक H2 से रिएक्शन नहीं करता, बेरिलियम एक H2 से रिएक्शन नहीं करेगा, बाकी सारी रिएक्शन करके MH2 बना देते हैं, बाकी सारी रिएक्शन करके MH2 बना देते हैं। यानी ये तो LiH ऐसे बनाएगा, NaH, फिर KH, और इधर वाले क्या बनाएंगे सर? CaH2, MgH2, इस टाइप के बनाएंगे। लेकिन बेरिलियम क्या करता है? हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन नहीं करता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, लिखो भाई इसको, लिखो। क्या करते हैं? क्षार धातुएं, क्षार धातुएं बोले तो फर्स्ट ए, क्षार धातुएं H2 से अभिक्रिया करके, H2 से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? अभिक्रिया करके आयनिक, आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। कैसे? MH2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MH बनाएगा। MH2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MH बनाएगा। ये बस आपको ध्यान में रखना, कुछ नहीं, नॉर्मल रिएक्शन। जैसे एग्जांपल लिथियम प्लस H2 अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लिथियम H बनाएगा। इसको बैलेंस कर लो आप, इसको यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ भी 2 आ जाएगा। ये अपना नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखो, क्षारीय मृदा धातु में, क्षारीय मृदा धातुओं में, क्षारीय मृदा धातुओं में, क्षारीय मृदा धातु में क्या होगा भाई? बेरिलियम के अतिरिक्त, बेरिलियम के अतिरिक्त यानी बेरिलियम नहीं बनाएगा, बेरिलियम के अलावा, बेरिलियम के अतिरिक्त सभी धातुएं, बेरिलियम के अतिरिक्त सभी धातुएं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके, से अभिक्रिया करके MH2 बनाते हैं, MH2 हाइड्राइड बनाते हैं। सारी मृदा धातुओं में बेरिलियम के अतिरिक्त सभी H2 से विक्रिया करके MH2 बनाते हैं। देखो भाई, बेरिलियम प्लस H2 की विक्रिया में कोई प्रोडक्ट नहीं बनता, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। बेरिलियम H2 के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। जबकि आगे देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, ये क्या करते हैं भाई? H2 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा? MgH2 बना लेंगे, CaH2 बना लेंगे, SrH2 और BaH2 बना लेंगे। तो मेरे हिसाब से आपकी समझ में आ गया, बेरिलियम H2 के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो अब सर हमारे को BeH2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे? BeH2 हमें बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो लिखो भाई BeH2 के निर्माण की विधि, BeH2 के निर्माण की विधि, BeH2 के निर्माण की विधि। आपको यदि BeH2 चाहिए ना तो आप कैसे बनाओगे? तो BeH2 हम बनाएंगे सर, कैसे बनाओगे? तो BeH2 बनाएंगे, सबसे पहले BeCl2 बनता है, बिल्कुल, इसको LiAlH4 से क्या करेंगे? रिड्यूस करवाएंगे। LiAlH4 क्या काम करता है सर? ये अपचायक का काम करता है। क्या काम करता है? अपचायक का काम करता है। तो ये क्या करेगा सर? ये BeH2 बना लेगा और खुद LiCl प्लस AlCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बना देगा? BeH2 बना देगा, BeH2 बना देगा। और हमें ये चाहिए, तो BeH2 अपना तैयार है। तो आपको पूछ सकते हैं BeH2 को डायरेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। तो कैसे बनाओगे? तो सर BeCl2 को LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करके BeH2 बनाया जाता है। BeCl2 को LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करके BeH2 बनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
ये पूछ सकता है आपको कि BeH2 कैसे बनाते हैं, तो आप सर बोलो BeCl2 बनाओ, उसको LiAlH4 के साथ में रिएक्शन करो और BeH2 बन जाएगा। अब जैसे कई बार क्या है, हाइड्राइड में आपको पूछ सकता है कोवलेंट करेक्टर, आयनिक करेक्टर, तो वो मेरे हिसाब से आप फजान रूल पढ़ चुके हो, फजान रूल के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो। जैसे BeH2 मेटल हाइड्राइड में MH2 में सहसंयोजक गुण का क्रम, गुण का क्रम। अब देखो भाई, ये हमने वहां पे पढ़ चुके हैं कि ये क्या करता है, फजान रूल क्या बोलता है। यहाँ पे देखो प्लस चार्ज वाला चेंज हो रहा है, तो फजान रूल के हिसाब से, फजान नियम से, नियम से क्या होता है भाई, सहसंयोजक गुण, सहसंयोजक गुण इज प्रोपोर्शनल टू आवेश अपॉन आकार। किसके केस में, द9 के केस में। हमें द9 वाला ही चाहिए क्योंकि मेटल चेंज हो रही है द9 के केस में। अब देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, नीचे जाओगे आप साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो हमें पता है सहसंयोजक गुण कम होंगे, तो क्या होगा, सहसंयोजक, सहसंयोजक गुण कम होंगे। तो सहसंयोजक गुण का क्रम पूछ लिया जाए आपको, तो सहसंयोजक गुण क्रम कैसे कम होंगे, देखो इधर इसको देखो, यदि आप आकार बढ़ाओगे, आकार बढ़ाओगे तो सहसंयोजक गुण कम होंगे, नीचे जाने पे आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो सहसंयोजक गुण कम होंगे। तो देखो ऑर्डर क्या आ जाएगा, BeH2 का सबसे ज्यादा, फिर MgH2 का, फिर CaH2 का, फिर SrH2 का, और लास्ट में BaH2 का आ जाएगा भाई। ये सहसंयोजक गुण का ऑर्डर आ जाता है। कई बार पूछ सकता है आपको सहसंयोजक गुण का क्रम पूछ लिया जाए, तो आपको पता होना चाहिए सहसंयोजक गुण हमेशा फजान नियम से निकालते हैं, हमेशा और हमेशा फजान नियम से निकालते हैं। तो ये ज्यादा कोवलेंट होते हैं, ये कोवलेंट ज्यादा होते हैं, और ये आयनिक ज्यादा होते हैं। ये क्या होते हैं, आयनिक ज्यादा होते हैं। भाई नीचे जाने पे क्या होता है, कोवलेंट करेक्टर कम होंगे, तो ऑब्वियस बात आयनिक करेक्टर बढ़ेंगे। तो इनमें कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होता है और इनमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है। आगे बात करते हैं अपने किस किस से रिएक्शन होगी, H2 से होगी। अब हेलोजन से अभिक्रिया करेंगे भाई, हेलोजन से अभिक्रिया। अब अपने अगला टॉपिक है हेलोजन से अभिक्रिया, 6 नंबर पे हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया, हेलोजन से अभिक्रिया। देखो भाई, हेलोजन में अभिक्रिया सेम वही जो हाइड्रोजन में अभिक्रिया होती है, लिथियम वाली जो रो होती है, सारी धातु वाली जो रो है, वो हेलोजन से अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, MX बना लेंगे। इसी प्रकार सारी मृदा धातु है, हेलोजन से अभिक्रिया करके MH2 बना लेते हैं। तो सीधे नॉर्मल नॉर्मल बात है, लिख सकते हो आप, क्षार धातु, क्षार धातु हेलोजन से क्रिया करके, क्षार धातु हेलोजन से क्रिया करके, क्रिया करके क्या बनाएगा, MX यौगिक बनाता है, MX यौगिक बनाते हैं। कैसे, जैसे M, ये कौन सी होगी, ये सर क्षार धातु होगी, प्लस X2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, MX बनाएगा। तो ये 2M आ गया, तो यहाँ पे 2MX आ जाएगा। जैसे एग्जांपल लिथियम, लिथियम X2 से क्रिया करके सर क्या बनाएगा, LiX बना देगा। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु यानी सेकंड ए वाली, हेलोजन से अभिक्रिया करके, हेलोजन से अभिक्रिया करके, अभिक्रिया करके क्या बना देगा भाई, MX2 बनाता है, MX2 बनाता है। ठीक है, जैसे मेटल X2 से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, MX2 बना देगा। ये मेटल कौन सी होगी सर, ये मेटल होगी क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देखो, जैसे आपका Mg प्लस X2 से क्या बनाएगा, MgX2 बना लेगा। क्या बना लेगा भाई, MgX2। अब एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है, एनसीईआरटी ने बोला BeF2 का बनाने का मेथड और BeCl2 का बनाने का मेथड अलग अलग है। तो आप लिख सकते हो BeF2 बनाने का मेथड,
BeF2 बनाने की विधि, BeF2 बनाने की विधि एनसीईआरटी में दी हुई है, तो हमें एज इट इज याद रखनी है। क्या दी हुई है एनसीईआरटी में सर? NH4 का होल ट्वाइस BeF4, इसको आप जब गर्म करोगे तो आपको क्या मिलेगा? BeF2 मिलेगा प्लस NH3 प्लस HF। तो पूछ सकता है आपको कि BeF2 को कैसे बनाओगे, तो सर आप बोलोगे NH2 की होल ट्वाइस BeF4 को हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? BeF2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? BeF2। इसी प्रकार BeCl2 को बनाने के BeCl2 बनाने की विधि, BeCl2 बनाने की विधि देखो भाई, BeCl2 कैसे बनाओगे सर? बेरियम ऑक्साइड लेंगे प्लस कार्बन लेंगे प्लस Cl2 लेंगे, हीट करोगे आप तो क्या बन जाएगा? BeCl2 बन जाएगा प्लस CO बन जाएगा। तो ये एनसीईआरटी में दोनों रिएक्शन दी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए। BeF2 को हम बनाते हैं सर NH2 की होल ट्वाइस BeF4 को हीट करके, जबकि BeCl2 को बनाते हैं सर बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन प्लस क्लोराइड की रिएक्शन करके BeCl2 बन जाता है। ये अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखते हैं कौन सी रिएक्शन होगी। 6 नंबर की रिएक्शन होगी, सात शायद H2O से रिएक्शन होगी। H2O से रिएक्शन और द्रव अमोनिया से विलेयता दो रही है। तो आगे हो गया अपना H2O से रिएक्शन 7वें नंबर। 7वें होगी H2O से रिएक्शन, H2O से अभिक्रिया, H2O से अभिक्रिया। वही सेम बात, फर्स्ट ए वाली मेटल है, क्षार धातु वाली मेटल है, H2O के साथ में रिएक्शन करके MOH बनाती है, यानी मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है। इसी प्रकार क्षारीय मृदा धातु है जो अभिक्रिया करके MHO की होल ट्वाइस बना देती है। कुल मिला के बात है हाइड्रोक्साइड बनाती है। क्षारीय धातु और क्षारीय मृदा धातु दोनों क्या करते हैं? H2 के साथ H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती है। लिख सकते हो आप भाई, क्या लिख सकते हैं? क्षार धातु जल के साथ, क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। कैसे सर? M प्लस H2O से क्या बनाएगा सर? MOH बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, प्लस क्या निकलेगी? H2 गैस निकलेगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तथा H2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि H2O के साथ में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाती है प्लस H2 गैस निकलती है। ठीक है, इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए, मैं लगा देता हूँ अलग से पेन से। एक बात ये पता होनी चाहिए भी, लिथियम होता है वो कम रिएक्टिव होता है, तो जल में क्रियाशीलता, जल में क्रियाशीलता लिथियम से सीजियम की तरफ जाने पर बढ़ती है, जाने पर बढ़ती है। यानी कहने का मतलब है लिथियम होता है वो सबसे कम रिएक्टिव होता है। लिथियम होता है बहुत कम क्रिया करता है, बहुत कम क्रिया करता है, ये बहुत कम क्रिया करेगा। और नीचे आएंगे सीजियम, सीजियम धमाके से क्रिया करता है, विस्फोटक अभिक्रिया करता है, विस्फोटक अभिक्रिया करता है। तो ये भी आपको पूछ सकता है क्वेश्चन एग्जाम में कि लिथियम होता है वो बहुत कम क्रिया करता है, लिथियम बहुत कम क्रिया करता है, जबकि सीजियम क्या होता है? विस्फोटक से अभिक्रिया करेगा, तुरंत रिएक्शन कर लेगा और एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी निकालेगा, इसको बोलते हैं विस्फोटक अभिक्रिया। तो जल में क्रियाशीलता लिथियम से लेकर सीजियम की तरफ बढ़ती है, लिथियम बहुत कम क्रियाशील होता है जबकि सीजियम विस्फोटक अभिक्रिया करता है। मेरे हिसाब से यहां तक आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्षारीय मृदा धातु की। वही सेम बात, क्षारीय मृदा धातु भी अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और H2 गैस रिलीज करते हैं। तो ये भी लिख सकते हो आप, क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु H2 से अभिक्रिया करके H2 से अभिक्रिया करके ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं
तथा H2 सॉरी H2O से धातु क्षारीय मृदा धातु H2N जल से विक्रिया करके हाइड्रोक्साइड में तथा H2 गैस निकालते हैं, या फिर H2 गैस रिलीज करते हैं। H2 गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है। कैसे? M प्लस H2O से विक्रिया करेंगे तो MOH की होल ट्वाइस बनेगी, प्लस प्लस H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, इसमें भी वही सेम बात, नीचे जाने पे आपका अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, बेरियम होती है वो H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। इंपॉर्टेंट ये है कि बेरिलियम H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, साथ अभिक्रिया नहीं करता है। बेरिलियम H2O के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बेरिलियम H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है। और Mg होगा, ऊपर वाले कम रिएक्शन होते हैं, तो Mg केवल गर्म H2O के साथ में अभिक्रिया करता है। Mg केवल गर्म H2O के साथ अभिक्रिया करता है, के साथ अभिक्रिया करता है। Mg क्या करेगा? केवल और केवल गर्म H2O के साथ में अभिक्रिया करता है, बाकी सारे अभिक्रिया आराम से कर लेंगे। एक तो बेरिलियम H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर Mg केवल गर्म H2O के साथ में अभिक्रिया करता है। तो आपको पूछ सकता है कि निम्न में से क्षारीय मृदा धातु में कौन H2O के साथ में अभिक्रिया नहीं करता है, तो आपको पता होना चाहिए बेरिलियम अभिक्रिया नहीं करता है। तो बेरिलियम प्लस H2O से कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। बेरिलियम की H2O के साथ में रिएक्शन कराओगे तो आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, नो प्रोडक्ट। मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया, कुछ नहीं करना, H2O के साथ में रिएक्शन करके MOH बनाना है, लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक जाओगे आप, लिथियम से लेके सीजियम तक जाओगे तो जल में घुलनशीलता होगी या क्रिया करने की जो दर होगी वो बढ़ती जाएगी आपकी। इसी प्रकार इसमें भी है, सेम के सेम, ऊपर वाले यौगिक है वो कम क्रिया देते हैं, नीचे वाले जो एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा आसानी से रिएक्शन देते हैं। बेरिलियम तो देता ही नहीं H2O के साथ में, बेरिलियम तो H2O के साथ में रिएक्शन देता ही नहीं है। अब अपने लास्ट बच गया, कौन सा बच गया भाई? 8 नंबर। अब अपना 8 नंबर बच गया, एक लास्ट 8 नंबर कौन सा था? द्रव अमोनियम में विलीयता वाला था, द्रव अमोनियम में विलीयता, द्रव अमोनियम में विलीयता, द्रव अमोनियम में विलीयता। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है भाई। द्रव अमोनियम क्या करता है? मेटल द्रव अमोनियम इलेक्ट्रॉन से सॉरी मेटल है वो NH3 से रिएक्शन करती है, मेटल NH3 से रिएक्शन करके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाती है। क्या बनाती है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। मैं बताऊंगा आपको, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाती है। इस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से विलयन का रंग होता है वो नीला रंग आता है। आपको पता होना चाहिए भाई, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेटल द्रव अमोनिया से रिएक्शन करके जो विलयन आएगा वो कौन से रंग का आएगा? नीले रंग का आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। सबसे पहली बात आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात, आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही चालकता होती है, तो ये विद्युत के क्या हो जाएंगे? सुचालक हो जाएंगे, विद्युत के सुचालक हो जाएंगे। एक बात ये आप यहां तक समझ में आनी चाहिए कि मेटल द्रव्य अमोनिया के साथ में रिएक्शन करके अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन व अमोनीकृत आयन बनाते हैं, दोनों बनाते हैं। आयन मैं बताऊंगा आपको कैसे, वो नीला रंग देते हैं और नीला रंग के कारण नीला रंग देते हैं। दूसरी बात, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत आयन की वजह से ये विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो ये अनुचुंबकीय भी होते हैं। क्या होते हैं? अनुचुंबकीय भी होते हैं। लिखो भाई इन चीजों को, लिखो। सबसे पहले लिखो यहाँ पे, क्षार धातुएं, सभी क्षार धातुएं, सभी क्षार धातुएं, क्षार धातुएं अमोनिया, अमोनिया से अभिक्रिया करके, या अमोनिया से अभिक्रिया करके करके गहरे नीले रंग के विलयन बनाती है, गहरे नीला रंग का विलयन बनाती है। तो सभी चार धातु क्या करेगा? अमोनिया से रिएक्शन करके क्या बनाएगा भाई? गहरे नीले रंग का विलयन बनाएगा, गहरे नीले रंग का विलयन बनाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आगे देखो भाई, गहरे नीले रंग का विलयन बनाती है। अब विलयन का नीला रंग किसकी वजह से आएगा? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो विलयन का नीला रंग
नीला रंग पूछ सकता है आपको, विलयन का नीला रंग किसकी वजह से आएगा, तो आप लिखोगे अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से। किसकी वजह से, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से विलयन का नीला रंग आएगा। दूसरी बात, विलयन की चालकता किसकी वजह से आएगी, विलयन की चालकता, सर विलयन की चालकता आती है इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की वजह से। तो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्लस आयन दोनों की वजह से, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन प्लस अमोनीकृत आयन, अमोनीकृत आयन इन दोनों की वजह से आती है, आयन इन दोनों की वजह से आती है, दोनों की वजह से आती है। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत आयन इन दोनों की वजह से क्या आती है, विलयन की चालकता आती है। अब आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से विलयन कैसा बन जाएगा, अनुचुंबकीय प्रवर्तिता बन जाएगा। सबसे पहले आपको अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन ये कैसे दिखेंगे, तो देखो भाई, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं, सोडियम है, सोडियम आप क्या करोगे, NH3 के साथ में रिएक्शन कराओगे, ऐसे NH3 अपने आप टूट जाएगा, 2 NH3 5 NH3 जैसे भी टूटेगा, ये क्या करेगा, Na सोडियम, ये NaNH3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाएगा, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा। प्लस दूसरा कैसा बनाएगा, इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ अमोनिया अमोनिया हो जाएगी और ये नेगेटिव बना ले, ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के चारों तरफ ऐसे NH3 ऐसे जुड़ जाएगी, उसको बोलते हैं अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। और पहले वाले को, इसको बोलते हैं अमोनीकृत आयन, इसको क्या बोलते हैं, अमोनीकृत आयन। अमोनीकृत, देखो ये जो आयन है अपना सोडियम आयन है, इसके चारों तरफ क्या हो गया, अमोनिया अमोनिया इकट्ठी हो गई, इसकी वजह से इसको बोलते हैं अमोनीकृत आयन। और इसको क्या बोलते हैं, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अमोनिया इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जमा होगी, इसलिए अमोनीकृत का मतलब अमोनिया इकट्ठी होना, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के प्रति, अमोनीकृत आयन, अमोनीकृत आयन का मतलब अमोनिया इकट्ठी होगी किसके साथ में, आयन के साथ में। तो अमोनीकृत आयन हो गया और ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर आगे लिखो भाई, इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो ये अनुचुंबकीय प्रवृत्ति का होता है। तो विलयन, विलयन होता है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय होता है। विलयन कैसा होता है भाई, विलयन अनुचुंबकीय होता है, आपको पता होना चाहिए विलयन कैसा होता है, अनुचुंबकीय होता है। देखो भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए, गहरे नीले रंग का बनाएगा, नीला रंग का बनाने की वजह सर अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होती है, क्या होती है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होती है। फिर चालकता किसकी वजह से आती है सर, इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की वजह से आती है। फिर विलयन कैसा होता है सर, विलयन अनुचुंबकीय होता है, विलयन कैसा होता है, अणुचुंबकीय होता है। अब सर ये जो नीला रंग आया ना, ये जो नीला रंग आया वो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से आया। अब क्या करते हैं, यदि आपको लंबे टाइम तक आपने ये रिएक्शन करवाई, सोडियम और NH3 की आपने लंबे टाइम तक रिएक्शन करवाई, तो ये रिएक्शन क्या होगा, एमाइड बन जाएगा। आपने देखा होगा कि सोडियम NH3 के साथ भी रिएक्शन करके NaNH2 बना लेगा। कुछ टाइम के लिए तो ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन बनाएगा, लेकिन लंबे टाइम तक आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बना लेगा, एमाइड बना लेगा, जिसकी वजह से इसका जो नीला रंग है वो धीरे धीरे हल्का हो जाएगा, यानी कम पड़ जाएगा। क्योंकि नीला रंग किसकी वजह से आता है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। लेकिन एमाइड बनेगा तो उसका रंग हल्का हो जाता है। लो लिख सकते हो आप ये बात इंपॉर्टेंट लगा के लिख सकते हो। क्या लगाओगे, नीला रंग किसकी वजह से, धातु, धातु की अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ लंबे समय से, लंबे समय तक, लंबे समय तक रिएक्शन, लंबे समय तक अभिक्रिया करवाने पर, अभिक्रिया करवाने पर, करवाने पर ये धातु एमाइड बनाते हैं, ये धातु एमाइड बना लेते हैं, धातु एमाइड बना लेते हैं, जिसकी वजह से, जिस कारण, जिस कारण नीला रंग फीका पड़ जाता है, जिसका नीला रंग हल्का पड़ जाता है, नीला रंग हल्का पड़ जाता है। ये भी पूछ सकता है आपको, धातु की अमोनिया के साथ लंबे समय तक विक्रिया करवाने पे क्या बनाएगा, धातु एमाइड बनाएगा, जिस कारण नीला रंग क्या हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा। कैसे सर, जैसे सोडियम है, NH3 के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaNH2 बना लेगा, प्लस H2 गैस रिलीज कर देगा। तो ये जो NaNH2 है ना, ये NaNH2 ये क्या करेगा सर, ये एमाइड बना लिया, इसी को बोलते हैं एमाइड। अब ये एमाइड बनाएगा, इसकी वजह से नीला रंग फीका पड़ जाएगा, तो नीला रंग हल्का हो जाएगा, नीला रंग क्या हो जाएगा, हल्का पड़ जाएगा।
देखो भाई, धातु के अमोनिया के साथ लंबे समय तक अभिक्रिया करवाने पर क्या बनाएगा, धातु एमाइड बनाएगा, जिस कारण ये रंग हल्का पड़ जाएगा। मेरे हिसाब से आपके बातें, मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें समझ में आ रही है। तो लंबे समय तक यदि आप अभिक्रिया कराओगे तो इसकी वजह से क्या होगा, रंग हल्का पड़ना डेफिनेटली निश्चित है। क्यों है, क्योंकि ये एमाइड बनाएगा। यदि आप तुरंत अभिक्रिया कराओगे तो ये नीले रंग का देगा। क्यों देगा, क्योंकि अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें। मेरे हिसाब से ये चीजें सारी। और दूसरी बात, ये विलयन यदि आप लंबे टाइम टाइम तक रिएक्शन कराओगे तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्रति चुंबकीय हो जाता है। तो ये बात भी लिख सकते हो। तथा हल्का पड़ जाता है, यहाँ पे लिख लो, तथा विलयन अणु, तथा विलयन यहाँ पे लिख सकते हो, विलयन अणुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय हो जाता है। अणुचुंबकीय से प्रतिचुंबकीय हो जाता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय हो जाता है। तो देखो भाई, एक चीज, आप अमोनिया से रिएक्शन कराओगे, धातु एमाइड बनेगा, जिसकी वजह से नीला रंग हल्का पड़ता है, और अणुचुंबकीय होता है वो प्रतिचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अणुचुंबकीय किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय में कन्वर्ट हो जाएगा। एक लाइन और लिख लो यहाँ पे। अब यदि आप मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे, जैसे सोडियम और ज्यादा दोगे, तो क्या होगा भाई, मेटल की कंसेंट्रेशन बढ़ाओगे तो नीला रंग होता है ना, वो कांस्य जैसा दिखेगा, आपको कांसा के जैसा दिखने लग जाएगा। तो लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं अपने, धातु की सांद्रता, धातु की सांद्रता बढ़ाने पर, धातु की सांद्रता बढ़ाने पर नीला विलयन, धातु की सांद्रता बढ़ाने पर नीला विलयन धातु आयन के, धातु आयन के समूह के कारण, समूह के कारण कांस्य जैसा, कांस्य जैसा चमकीला हो जाता है, कांस्य जैसा चमकीला हो जाता है। देखो भाई, धातु आयन की, धातु की सांद्रता बढ़ाने पर नीला रंग कैसा हो जाएगा, कांस्य जैसा चमकीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा भाई, कांस्य जैसा चमकीला हो जाएगा। धातु की सांद्रता बढ़ाने पर नीला रंग किसके जैसा हो जाएगा, कांस्य जैसा चमकीला हो जाएगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए, सारी सारी बातें इसमें इंपॉर्टेंट। अभी गहरा नीला रंग अमोनिकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से चालकता, इलेक्ट्रॉन और आयन दोनों की वजह से विलयन अणुचुंबकीय होता है। फिर आप क्या करो, लंबे टाइम तक रखोगे, एमाइड बनेगा और प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। धातु की सांद्रता बढ़ाओगे तो आप कांस्य जैसा चमकीला प्राप्त, इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इसके अलावा एक चीज और, जो क्षारीय मृदा धातु है ना, उसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, बेरिलियम और मैग्नीशियम। बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटा आकार होता है, इसकी वजह से ये द्रव अमोनिया से रिएक्शन नहीं करते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हो आप, बेरिलियम व मैग्नीशियम। बेरिलियम व मैग्नीशियम छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण, छोटे आकार के कारण द्रव अमोनिया से, छोटे आकार के कारण द्रव अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करते, अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, बेरिलियम और मैग्नीशियम छोटे आकार के कारण द्रव अमोनिया से अभिक्रिया नहीं करते हैं। हाँ भाई, कुल मिला के अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। देखो हमने कितने पॉइंट थे, 10 सारे 8 पॉइंट थे, 8 पॉइंट कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देता है। एस ब्लॉक, यहाँ से सारे क्वेश्चन आएंगे। तो एस ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो यहीं से बनेंगे। एस ब्लॉक के जो कंपाउंड है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसका ब्रीफ आइडिया आपको दूंगा। हो सकता है कल को क्वेश्चन बनाए भी ले, तो कैसा क्वेश्चन बनेगा उनका ब्रीफ आइडिया दूंगा। इसके अलावा एक अपना टॉपिक बचा है विकर्ण संबंध, एक टॉपिक बचा है विकर्ण संबंध, उनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। फिर अपना ये चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाए। तो कल वाले में हम क्या करेंगे, कंपाउंड के बारे में बात करेंगे कि कंपाउंड क्या, कौन कौन से कंपाउंड है उनके बारे में, उनका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। कंपाउंड में और कुछ याद रहे नहीं रहे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एक तो जो एस ब्लॉक के जितने भी कंपाउंड है उनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा विकर्ण संबंध के बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं इसको अपन कंप्लीट होने से पहले एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको। तो लिखो भाई, एक क्वेश्चन लिखो आप, एक क्वेश्चन लिखो। क्षार धातु, क्षार धातु को द्रव NH3 में विलय करने पर, विलय करने पर कौन सा कथन असत्य, करने पर कौन सा कथन असत्य, कौन सा कथन असत्य है। देखो भाई, फर्स्ट ऑप्शन
ये अनुचुंबकीय होता है, ये अनुचुंबकीय, ये अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, बी ऑप्शन। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण कारण विलयन नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, विलयन नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। डी ऑप्शन, ये प्रतिचुंबकीय होता है, यह प्रतिचुंबकीय होता है। और डी ऑप्शन विलयन सुचालक होता है, विलयन सुचालक होता है। क्या मैंने विलयन सुचालक वाला लिखवाया है क्या? मैंने बोल तो दिया था, क्या लिखवा भी रखा है क्या? ये रहा विलयन की चालकता। तो यहाँ पे ऐसे लिख भी सकते हो कि धातु, विद्युत का सुचालक, विद्युत का क्या होता है, चालकता आती है तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत का सुचालक होगा। इन दोनों की वजह से चालकता आएगी तो विद्युत का सुचालक भी होगा। देखो भाई, क्षार धातु को द्रव अमोनियम विलय करने पे कौन सा कथन असत्य है? अब आप मेरे को खुद ही बताओ, आप पढ़ोगे तब अपने आप पता चल जाएगा। क्या ये विलयन अनुचुंबकीय होता है? क्या बिल्कुल होता है। अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण क्या विलयन का रंग नीला होता है? क्या बिल्कुल सही बात है। विलयन विद्युत का सुचालक होता है? क्या बिल्कुल सही बात है। क्या ये प्रतिचुंबकीय होता है? क्या नहीं सर, ये प्रतिचुंबकीय नहीं होता। प्रतिचुंबकीय कब बनता है? जब एमाइड बनता है, एमाइड बनेगा तभी होगा, एमाइड बनेगा तब होगा ये, तब प्रतिचुंबकीय होता है। क्या एमाइड बनता है कि नॉर्मल? नहीं बनता है सर, तो ये प्रतिचुंबकीय नहीं होगा। मेरे हिसाब से आपकी सारी चीजें, मैं जो आपको मैं बोलना चाह रहा हूँ वो चीजें आप समझ चुके हो। यदि ये आप चीज समझ चुके हो तो डेफिनेटली आपका कोई भी क्वेश्चन इसे इस एस ब्लॉक में गलत नहीं होगा, क्योंकि एस ब्लॉक इतना ही है। एस ब्लॉक ने, यदि आपने एस ब्लॉक को ढंग से समझ लिया तो एस ब्लॉक के लगभग लगभग आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब बात करते हैं एनसीईआरटी में एस ब्लॉक में जो आज हमने रासायनिक प्रॉपर्टीज देखी उसमें क्या लिखा हुआ है उसके बारे में थोड़ी सी एक बार नजर डालते हैं। ये देखो, ये रहे रासायनिक गुण, रासायनिक गुण इसमें बात करते हैं अपन। सबसे पहले वायु के साथ अभिक्रिया। यहाँ पे देखो, बड़े आकार तथा कम आयनन एंथैल्पी के कारण धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। और क्रियाशीलता वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ती जाती है। क्या मैंने ये लिखवा रखा है? क्या बिल्कुल मैंने क्या लिखवाया आपका, धात्विक गुण बढ़ने के साथ में क्रियाशीलता बढ़ती है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाओगे आप तो बढ़ती है। अब धात्विक गुण की वजह से सेम वही बात, धात्विक गुण कैसे होगा सर? धात्विक गुण इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनन एंथैल्पी। यदि धात्विक गुण ज्यादा होगा तो इसका मतलब आयनन एंथैल्पी कम होनी चाहिए, ये बात में मैंने करवा रखा है। तो यही बात इसने लिखी, बड़े आकार और कम आयनन एंथैल्पी के कारण धातुएं अत्यधिक क्रियाशील होती है, इंपॉर्टेंट चीज है भाई। इसके बाद में वायु से विक्रिया। क्षार धातु में वायु की उपस्थिति में क्या हो जाती है? मलिन हो जाती है, बिल्कुल, क्योंकि वायु की उपस्थिति में तो क्या हो जाएगा, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की परत बन जाती है। सारी चीजें मैंने आपको करवा रखा है। ये ऑक्साइड में तीव्रता से जलकर क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। लिथियम क्या बनाएगा? लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा, ये मोनोऑक्साइड बनाता है। तब की सोडियम क्या बनाएगा? सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? पर ऑक्साइड बनाता है। इसके अलावा बाकी सारे क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। तो लिथियम मोनोऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, बाकी के सारे क्या बनाएंगे? सुपर ऑक्साइड। देखो सारी सारी बातें आ गई। लिथियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी सारे सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सुपर ऑक्साइड आयंस O2 माइनस बड़े धन आयन जैसे K प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस की उपस्थिति में स्थायी होता है। ठीक है, आगे देखो भाई, ये रहा लिथियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाएगा, सोडियम ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करके पेरोक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ऑक्सीजन साथ में रिएक्शन करके सुपर ऑक्साइड बनेगा। इन सभी ऑक्साइड में क्षार की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। भाई सारे मेटल तो +1 में रहेगा, लिथियम भी +1 में रहेगा, सोडियम भी +1 में रहेगा, और ये वाली भी मेटल भी +1 में रहेगी। लिथियम अपवाद स्वरूप वायु में उपस्थित नाइट्रोजन से विक्रिया करके क्या बनाएगा? लिथियम नाइट्राइड बनाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी कि लिथियम क्या करेगा, अकेला लिथियम ऐसा है जो नाइट्रोजन से विक्रिया करके लिथियम नाइट्राइड बनाता है। इसी प्रकार लिथियम भिन्न स्वभाव दर्शाता है। क्षार धातुओं को वायु में जल के प्रति उनकी अति सक्रियता के कारण किस में रखा जाता है भाई? केरोसिन में रखा जाता है। सारी सारी बातें अपनी नोटबुक में है। KO2 में K की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है भाई? KO2 क्या है सर? ये एक सुपर ऑक्साइड होता है। क्या होता है भाई? सुपर ऑक्साइड होता है, जिसमें K की जो मेटल है, मेटल क्या होगा सर? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगी, जबकि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? -1/2 रहेगी। मेटल +1 में रहेगी, ऑक्सीजन -1/2 में रहेगा। ये बात आपके ध्यान में रहनी चाहिए। मैं हो सकता है तो इसको और लिख दूं ताकि आप अपडेट कर लो, छोटी छोटी चीजें भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए।
छोटी छोटी चीजें भी आपकी गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि मेटल सभी में, इन सभी में मेटल, इन सभी में धातु +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहती है। पूछ सकता है आपको, तो सभी में +1 रहेगी, लेकिन ऑक्सीजन की क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाएगी। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, लेकिन धातु हमेशा +1 में रहेगी। धातु हमेशा किस में रहेगी, +1 में रहेगी। ठीक है, आगे देखो। अब आगे यहाँ पे जल से अभिक्रिया देखो। जल से क्या होगा, क्षार धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोक्साइड बनाएगा और डाई हाइड्रोजन रिलीज करेगा। मैंने आपको बोल रखा है ना, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और H2 गैस को रिलीज करेगी। वही सेम बात, H2 गैस को रिलीज करेगी और हाइड्रोक्साइड बनाएगी, यानी MOH, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, MOH बनाएगी। ठीक है, लिथियम का क्या होगा भाई, लिथियम ऊपर आएगा, तो ये बोल रहे लिथियम का E- का मान अधिकतम ऋणात्मक होता है। इसका मतलब क्या होगा, लिथियम तुरंत Li+ बनाएगा, लिथियम तुरंत Li+ बना देगा। परंतु जल के साथ इसकी अभिक्रियाशीलता सोडियम की तुलना में कम होती है। मैंने आपको बोल रखा है कि लिथियम क्या होगा, लिथियम बहुत कम अभिक्रियाशील होता है, सोडियम फिर क्रियाशीलता ऊपर से नीचे जाओगे आप तो क्रियाशीलता बढ़ती जाती है। ये चीजें मैंने आपको करवा रखी है। जबकि सोडियम की E- का मान अन्य क्षार धातु की अपेक्षा न्यून ऋणात्मक होता है। लिथियम के इस व्यवहार का कारण इसके छोटे आकार व अत्यधिक जल योजन ऊर्जा का होना है। ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोलना चाह रहा है कि लिथियम होता है जो H2 के साथ में धीरे रिएक्शन करता है। बिल्कुल सही बात है, धीरे रिएक्शन करता है, जबकि बेरिलियम और मैग्नीशियम तो करते ही नहीं है रिएक्शन। ठीक है, इसकी वजह क्या होते है, इसकी वजह होते है छोटा आकार और अत्यधिक जल योजन ऊर्जा। ये चीज आपको पता होना चाहिए, छोटा आकार और अत्यधिक जल योजन ऊर्जा। और अन्य क्षार धातु जल के साथ में क्या करेगी, विस्फोटक अभिक्रिया देगी। देखो भाई, ये चीज मैंने लिखवाई है यहाँ पे, H2 के साथ में, ये रहा H2 के साथ में जल में क्रियाशीलता लिथियम से लेकर सीजियम की तरफ बढ़ती है। ये रहा, लिथियम बहुत कम अभिक्रियाशीलता होती है, जबकि सीजियम क्या करता है, विस्फोटक अभिक्रिया देता है। ये बात इसमें बोलना चाह रहा है। आगे देखो भाई, क्षार धातु प्रोटॉन दाता से भी रिएक्शन कर लेती है, कोई दिक्कत नहीं। डाई हाइड्रोजन से अभिक्रिया बना के क्या बनाएगा, MH टाइप का बनाएगा। क्या बनाएगा, MH बनाएगा। इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आपको याद करना पड़े, सेम वही चीजें आपको नॉर्मल नॉर्मल दी हुई है। ठीक है, हेलोजन से विक्रिया करके क्या बनाएगा, MX बनाएगा। हेलोजन से विक्रिया करके MX बनाते हैं भाई। अब MX के क्या होगा, आपको ये पूछा हुआ है, MX में सहसंयोजक गुण और आयनिक गुण। तो ये मैंने आपको फजान रूल में करवा दिया भाई। जिसका साइज बड़ा होगा, यदि मेटल में देखो, फजान रूल में मैंने आपको कराया था आवेश बटा आकार, आवेश बटा आकार। ये किसके लिए आता है सर, ये धनायन के लिए आता है। और प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल आवेश प्रोपोर्शनल आकार, ये किसके लिए आता है सर, ये ऋणायन के लिए आता है। ये दोनों के लिए आता है, ऋणायन के लिए आता है। ठीक है, तो लिथियम का आयन का आकार छोटा है, अतः एलाइड आयन के साथ इलेक्ट्रॉन हब्बर को विकृत करने की अधिक क्षमता होती है। इसको क्या बोलते हैं, इसको पोलराइजेशन बोलते हैं, ध्रुवणता बोलते हैं। क्योंकि बड़े आकार का ऋणायन आसानी से विकृत हो जाता है, इसलिए लिथियम आयोडाइड सहसंयोजक प्रकृति का सबसे अधिक दर्शाता है। कोई दिक्कत नहीं, जिसने फजान रूल पढ़ा है उसने ये सारी चीजें उसको ऑलरेडी आती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा क्षार धातु प्रबल अपचायी के रूप में कार्य करती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये तुरंत Li+ बनाएगा, जैसे तुरंत प्लस बनाएगा, यानी तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में चली जाएगा। इसलिए ये क्या होगी, अपचायी प्रवृत्ति की होती है। अगले को अपचयन करेगा, खुद का क्या करेंगे, ऑक्सीकरण करेगी। लिथियम प्रबलतम, सोडियम दुर्बलतम अपचायी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपको पता होनी चाहिए। लिथियम प्रबलतम और सोडियम दुर्बलतम अपचायी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यहाँ पे आप अपने नोटबुक में लिखो, आप अपने नोटबुक में ये लिखो आप, जो हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया है ना, वहां पे लिखो आप, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो आप लिथियम और सोडियम, लिथियम और सोडियम, ये लिखो आप प्रबलतम अपचायक, प्रबलतम अपचायक, और ये आप लिखो दुर्बलतम अपचायक। ये सिर्फ और सिर्फ क्षार धातु में, क्षार धातु में। ऐसा नहीं आप पूरे में देखो कि क्षार धातु में प्रबलतम अपचायी कौन है, लिथियम, और दुर्बलतम अपचायी कौन है, सोडियम। इंपॉर्टेंट चीज है भाई। आगे देखो, ठीक है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव जो औपचारिक क्षमता का मापक है, संपूर्ण परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, कोई दिक्कत नहीं।
ये सारे मैं आपको बाकी बाकी ये सारी चीजें हैं वो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवा चुका हूँ, लेकिन इसमें दिया हुआ है तो आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। पूछ सकता है क्यों है, तो लिथियम आयन का छोटा आकार होता है और उच्च जलयोजन एंथैल्पी की वजह से होती है, प्रबलतम अपचय का काम करता है। किसकी वजह से? आयन का आकार छोटा है, उच्च जलयोजन एंथैल्पी है, जिसकी वजह से ये प्रबलतम अपचयक है। ये आपको पूछ सकता है। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवा चुका हूं, इसलिए ये आप खुद करोगे। नहीं आए तो मेरे को पूछ सकते हो। यदि किसी को नहीं आ रहा तो 9783555311 पे मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो कि सर मेरे समझ में नहीं आया, तो मैं हो सकता है आपको बता दूं मेरे हिसाब से। बाकी आपको ये मैंने करवा रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। आगे देखो, द्रव अमोनियम में विलयन। क्षार धातु द्रव अमोनियम घुलनशील होती है। अमोनियम में इसके विलयन का रंग गहरा नीला होता है, भी गहरा नीला होता है, और विलयन की प्रकृति विद्युत का सुचालक होती है। ये सारी मैंने करवा दी। गहरा नीला रंग होगा, विलयन की प्रकृति सुचालक होगी। MX+Y से क्या करेगा? MX NH3X+ और इलेक्ट्रॉन NH3- बनाएगा। विलयन का नीला रंग अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ये पूछ सकता है विलयन का नीला रंग किसकी वजह से आता है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। ठीक है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन, अमोनीकृत विलयन अणुचुंबकीय होता है। कैसा होता है? अणुचुंबकीय होता है, जो कुछ समय पड़े रहने पर हाइड्रोजन को मुक्त करके क्या बनाएगा? एमाइड बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक आपको रखोगे तो ये क्या बना देगा? एमाइड बना देगा। और एमाइड होगा तो ये सांद्र विलयन क्या होगा? यदि आप सांद्रता बढ़ाओगे तो विलयन का रंग कैसा कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रॉन्ज रंग में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कांस्य रंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रॉन्ज रंग बोलो या कांस्य बोलो, एक ही बात है, कांस्य रंग में परिवर्तित हो जाएगा। और विलयन कैसा हो जाएगा? विलयन से प्रतिचुंबकीय हो जाएगा। सारी चीज मैंने आपको करवा दी, सारी की सारी चीज। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब हम बात करेंगे क्षारीय मृदा धातुओं की। किसकी बात करेंगे? क्षारीय मृदा धातुओं की। क्षारीय मृदा धातुओं की, ये रासायनिक गुण क्षारीय मृदा धातुओं की। क्षारीय मृदा धातुएं क्षार धातुओं से कम क्रियाशील होती है। कल ही करवा दिया मैंने। क्यों क्रियाशील कम होती है? क्योंकि इनका साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन निकालना होते हैं, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकते हैं, जबकि इनमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से इनकी क्रियाशीलता कम होती है। भाई वायु या जल के प्रति अभिक्रियाशीलता। बेरिलियम और मैग्नीशियम मैंने आपको करवा रखा है। बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करता है? O2 से साथ में रिएक्शन नहीं करता है, जल के प्रति निष्क्रिय होता है। जल के प्रति क्या होता है? निष्क्रिय होता है, जल के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि इन धातु के पृष्ठों पर ऑक्साइड की फिल्म जमा हो जाती है। फिर भी बेरिलियम चूर्ण रूप से वायु में क्या बनाएगा? Be और Be3N2 बनाता है। मैग्नीशियम भी अधिक धन विद्युतीय है, जो वायु में अत्यधिक चमकीले पदार्थ का Mg और Mg3N2 बनाते हैं। कुछ नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं पूछेगा। आपको ये पता होना चाहिए बेरियम और मैग्नीशियम H2O के साथ में रिएक्शन नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये सारी रिएक्शन करके ऑक्साइड और नाइट्रोक्साइड बना देते हैं। यहां तक कि ठंडे जल से भी अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। नीचे वाले क्या होते हैं? ठंडे जल के साथ में। मैंने आपको ये करवाया है। बेरिलियम नहीं करता है, Mg होता है, वो गर्म जल के साथ में रिएक्शन करता है। हैलोजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। सभी क्षारीय मृदा धातु हैलोजन के साथ उच्च ताप पर अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? MX2 बनाएगा। BeF2 बनाने की विधि मैंने आपको करवाई दी। BeF2 NH4 की होल ट्वाइस। BeF4 को आप जब हीट करोगे तो BeF2 बनेगा। ये मैंने आपको करवा चुका हूँ। इसी साथ BeCl2 बनाने की विधि भी अपने नोटबुक में है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। डाई हाइड्रोजन या हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? MH2 बनाते हैं भी, MH2। लेकिन BeH2 को आप कैसे बनाओगे? सर BeH2 को इस विधि से बनाएंगे, ये भी अपने नोटबुक में है। फिर अम्लों के साथ में रिएक्शन करके क्या करेंगे? ये चूंकि धातु है, सक्रिय धातु होती है, H2 के साथ में जो अम्ल के साथ में रिएक्शन करके क्या देती है? H2 गैस देती है। ये बात भी आपके ध्यान में रहनी चाहिए। अपचायक प्रवृत्ति वही सेम बात। अपचायक प्रवृत्ति आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में खूब पढ़ी है। ठीक है, प्रथम वर्ग की धातु के समान क्षारीय मृदा धातु प्रबल अपचयक होती है। इसका बोध इनके ऋणात्मक अपचयन विभव के मान से होता है। अपचयन विभव क्षार धातु की तुलना में कम होती है। बेरिलियम के अपचयन विभव का मान अन्य क्षार धातुओं से कम ऋणात्मक होता है। फिर भी इसकी अपचयन क्षमता का कारण Be+ के छोटे आकार और उच्च जलयोजन क्षमता होता है। इसके साथ में उच्च परमाणुइक एंथैल्पी भी माना जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपनी कवर की हुई है। द्रव अमोनियम में विलयन। क्षार धातु की भांति क्षारीय मृदा धातु भी द्रव अमोनियम में विलयन करके गहरे नीले रंग का विलयन बनाता है। और उसकी वजह क्या होती है? अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन और अमोनीकृत आयन। ये आयन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। इन विलयन से पुनः अमोनिया से प्राप्त किए जा सकते हैं। कुल मिला के अपने जो भी हमने पढ़ा वो सारा एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी में हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से अपना यहाँ तक का जो भी सफर है वो एनसीईआरटी को कवर करते हुए पूरा किया है।
आगे भी अपने एनसीईआरटी को पूरा करेंगे, क्योंकि ये जो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है, यानी मेटल जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाली जो केमिस्ट्री है, ब्लॉक केमिस्ट्री, इसमें लगभग लगभग सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो अपना पूरा फोकस रहेगा एनसीईआरटी को पढ़ाए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला जो लेक्चर है अपना, इसमें विकर्ण संबंध इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करेंगे डायगोनल रिलेशनशिप, दूसरी बात करेंगे कंपाउंड्स के बारे में। जो जो कंपाउंड अपने सिलेबस में है उनको अपने देखेंगे। हालांकि कंपाउंड के बारे में अलग से कोई सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार ब्रीफ रिडक्शन अपने ब्रीफ पढ़ेंगे, इसके बारे में ब्रीफ स्टडी करेंगे, ताकि जो भी कंपाउंड का यदि फॉर्मूला आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। तो कंपाउंड का फॉर्मूला पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इनके यूजेज के बारे में देखेंगे, उपयोग भी कई बार पूछ लेते हैं, हालांकि नहीं पूछा हुआ लेकिन फिर भी पूछ लेंगे तो अपने को पता होना चाहिए। तो हम कंपाउंड के यौगिक, यौगिक के नाम और यौगिक के उपयोग, इसके अलावा जो डायगोनल रिलेशनशिप और विकर्ण संबंध के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि ये सेशन आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं कि शानदार रूप से केमिस्ट्री चल रही है, बिना कोई आपका टाइम वेस्ट किए हुए, साधारण तरीके से एकदम नॉर्मल बच्चों को भी समझ में आए ऐसी केमिस्ट्री करवा रहा हूं कि आपके हर एक एग्जाम के क्वेश्चन लग जाएगा, चाहे सेकंड ग्रेड लैब असिस्टेंट का हो, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, सब एग्जाम के क्वेश्चन आपके अपने नोटबुक के अंदर मिलेंगे। यदि विश्वास नहीं हो रहा तो जून एग्जाम में अपना फर्स्ट ग्रेड का पेपर लगेगा, आप देख लेना, सारे के सारे जो क्वेश्चन है अपने नोटबुक में मिलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।